हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। जेईई मेन 2020 में जो 10 क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें 7 क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स से पूछे गए, तो उन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन बाय इल्यूमिनेटिंग टू थिन स्लिट्स 1 mm apart with a light source lambda equals to 632.8 नैनोमीटर। क्या क्या दिया हुआ है? स्लिट्स के बीच की सेपरेशन वो कितनी दे रखी है? वो है 1 मिलीमीटर। और फिर ये क्या दिया है? यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। आगे बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 100 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर के बराबर। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन at a distance of 1.27 mm from the central bright fringe, then the path difference between the waves which are reaching this point from the slits is close to। तो आपको वो जो सेटअप है YDSE का, YDSE सेटअप वो याद आ जाना चाहिए। जनरली YDSE से ही सवाल पूछा जाता है, तो वेव ऑप्टिक्स छोड़ना नहीं है। और आपको यदि छोड़ना है वेव ऑप्टिक्स तो कम से कम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर लें। तो देखो ऐसी होती हैं वो दो स्लिट्स, आपको याद दिला रहा हूं, मालूम तो आपको है ही। ये वो दो स्लिट्स और ये है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी। ये सेंट्रल लाइन और इधर कहीं होता है वो स्क्रीन। तो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन कितनी? स्लिट्स के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी और स्क्रीन से स्लिट्स का डिस्टेंस वो है कैपिटल डी। तो ये दो चीजें यहाँ दी हुई है हमको। कैपिटल डी इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर और ये है 1 मिलीमीटर। तो इन दोनों से हम समझ पा रहे हैं कि ये कैपिटल डी कैसा है? इट इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, और इसीलिए हमको कुछ अप्रॉक्सीमेशन करना होता है। कुछ बच्चों को तो डायरेक्टली फॉर्मूला इसका पता होगा, आप जानते हैं वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इस सवाल में। पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। और फिर साइन थीटा को टैन थीटा लिखकर आप वाई बाय डी लिख लोगे और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर ये फॉर्मूला आता कैसे? तो यहाँ ये बोला है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, मतलब बी नॉट से वाई डिस्टेंस पर यहाँ कहीं वो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है। तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कहलाता है एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज। मान लो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंट्रल फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पर, तो ये इसकी एंगुलर पोजीशन हो गई। और वो जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनको शो करता हूं अब मैं। ये है एक इंटरफेयरिंग वेव, दूसरी वेव ये है ना। एक ये वेव हो गई, एक ये वेव हो गई। और इनके बीच का हमको यदि पाथ डिफरेंस चाहिए होता है तो हम यहाँ आर्क ड्रॉ कर देते हैं, इसको सेंटर बनाते हैं और S1B को रेडियस लेकर आर्क लगा दें या फिर नॉर्मल ड्रॉप कर दें। तब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा पी। ठीक है, अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये भी थीटा है। डिटेल में आपको समझना है तो इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हो। ये थीटा हो जाता है और इसके थीटा हो जाने से ये हो जाता है डी साइन थीटा। और क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्यों स्मॉल है? इसी वजह से। और थीटा यदि स्मॉल है तो क्या कर सकते हैं आप साइन थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा, टैन थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा इस ट्रायंगल में आप देखो, टैन थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन कैपिटल डी। तो ये फॉर्मूला आ गया, बस अब इसमें वैल्यूज डालनी है आपको, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही निकालना है हमको पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालना है जब ये दोनों वेव्स इंटरफियर होकर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करती हैं y डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। तो बस वैल्यूज डालनी है। स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, 10 टू दी पावर -3 मीटर में उसे कन्वर्ट कर लिया। फिर y कितना है? y दे रखा है हमको 1.27, नहीं 1.27 ही दिया है ना। क्या दे रखा है? इफ द ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड at a screen at a distance of 1.27 mm, yes 1.27 mm है, तो ये -3 का और मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा कैपिटल डी विच इज 100 सेंटीमीटर। हम SI में काम कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर। तो बस ये आपका आंसर आ गया 1.27 टाइम्स 10 रेज्ड टू दी पावर -6। पर ये आंसर किस में आएगा? मीटर में। ये होगा पाथ डिफरेंस।
ये चीज निकाली आपने, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जब यहाँ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होती है। तो आंसर्स पे ध्यान दें तो ये तो हो नहीं सकता, इसके साथ तो यूनिट ही नहीं लिखा है। और हमारा ये मीटर में आंसर आया है, इसको यदि आप माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस करोगे तो डेल्टा पी विल बी 1.27 माइक्रोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻⁶ आया है। एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये फिगर ध्यान रखो, YDSE का क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखो, वो जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो कैसे किए जाते हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 16 fringes are observed in a certain segment of the screen when light of wavelength 700 nanometer is used। YDSE में जब 700 नैनोमीटर की लाइट यूज की तब किसी सेगमेंट में 16 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई। आगे बोल रहे हैं, if the wavelength of light has changed to 400 nanometer, the number of fringes observed in the same segment of the screen would be। इंस्टेड 400 नैनोमीटर की लाइट यूज करें, यानी वेवलेंथ चेंज कर दें, तो उसी सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व की जा सकेंगी, ये हमसे पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो सेटअप ध्यान में लाओ आप। ये होती हैं वो दो स्लिट्स S1 और S2। ये बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये दिमाग में अच्छे से होना चाहिए वो सेटअप। और ये है वो वेवलेंथ जो हमने यूज की है, ठीक है, आपको सब कुछ मालूम है। ये स्क्रीन हो गई, यहां बनती है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, इनिशियल फेज डिफरेंस यदि 0 होता है तब। और मान लो कि ये है वो सेगमेंट जिसकी बात हुई है, इस सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, ऐसा आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे? इस सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और यदि इसमें n फ्रिंजेस होंगी सपोज, तो n इंटू लैम्डा डी अपॉन डी, वो हो जाएगा ये y का वैल्यू, ठीक है ना। y बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंटू फ्रिंज विड्थ, ऐसा होगा ना। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अब मान लो कि जब वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर यानी लैम्डा 1, उस समय फ्रिंज विड्थ है बीटा 1, ठीक है। तो और दूसरी बार वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा 2 और फ्रिंज विड्थ हो जाएगी बीटा 2, पर y तो कांस्टेंट है, y तो दोनों बार सेम रखना है, सेम सेगमेंट बोला हुआ है। और y यदि सेम है तो इन दो केसेस के लिए हम ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2। एग्जाम में इतना सब नहीं करना है, यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं। n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2। और क्या लिखेंगे आगे? n1 बीटा 1 क्या होगा? लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सेम सेटअप है, ये दोनों तो सेम रहेंगे, वेवलेंथ सिर्फ चेंज कर रहे हैं। और वेवलेंथ चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड। तो ये दूसरे के लिए हो गया, यानी आगे के लिए, है ना, भविष्य के लिए आप क्या याद रखो, बस सीधे ये फॉर्मूला लगा देना है, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। हमको n2 चाहिए सेकंड केस में कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड होंगी वो बताना है। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, टाइम उतना ही लगता है ना, आराम से करो। ये याद आ जाए या तो आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद आ जाए, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। तो बस अब वैल्यूज ही तो डालनी है। n1 कितना है? 16। जब वेवलेंथ कितनी है? 700 नैनोमीटर में, उसे मीटर में बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और नीचे रखना है यहाँ 400। दोनों ही नैनोमीटर में, यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगी, ये तो नंबर है, तो ये दो जीरोस कैंसिल, और 4 से 4 बार कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 28। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर आसान तभी जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो, तभी वो आसान है। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन को आसान कह देना, डिफिकल्ट कह देना बगैर किए हुए, है ना। आसान तो वो है जो आपको आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और बहुत ही आसान चीज हो और आपको नहीं पता तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसा कोई एनालिसिस करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। आसान है पर
उतनी फिक्र के साथ इसको सॉल्व करना चाहिए जितना कि हम एक एडवांस के क्वेश्चन को करने की फिक्र करते हैं, उतनी फिक्र इसमें भी करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ 500 nanometer is used to produce an interference pattern. When the distance between the slits is 0.05 mm, the angular width in degree of the fringes formed on the distant screen is close to. तो ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हमको बताना एक्चुअली एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर विड्थ मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दिमाग में लाओ। ये तो याद होता है फ्रिंज विड्थ, वैसे तो कुछ बच्चों का एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी रटा होगा। तो होता कितना है ये फ्रिंज विड्थ? ये होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होती है वो कैसे निकालते हैं? तो फ्रिंज विड्थ को कैपिटल डी से डिवाइड कर देते हैं। हम लगाते हैं फॉर्मूला एंगल इन रेडियन इज आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो वो कैसे आएगी? फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर दो कैपिटल डी से, ऐसे याद रखना। इसको हटा दें तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इन्हीं दो चीजों की हमें जरूरत होगी और आंसर आएगा रेडियन में, ये ध्यान देंगे। तो लैम्डा कितना है? वो है 500 नैनोमीटर इस एक्सपेरिमेंट में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और डिनोमिनेटर में स्मॉल डी वो है 0.05, पर वो मिलीमीटर में, ध्यान देना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं 500 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻5। तो थोड़ा आसान हो जाएगा बस। और अब 10 की पावर्स हैं ज्यादातर, तो ये दो भी इसको दे देते हैं, -7 बनेगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2, और ये 5 कट जाएगा। यानी सीधी बात ये कि यह है 10⁻⁻2 या 1/100। पर ये आएगा किस में आंसर? तो ये आएगा रेडियन में, और रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना होगा? वो होगा 180/पाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वो होगा 1/100 इंटू 180 अपॉन पाई, ऐसा होगा आंसर। और इसको सॉल्व करोगे, कुछ बच्चों को याद रहता है ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57। वैसे भी आप देखो, ये पाई मतलब 3.14 है, तो ये आने वाला है 57। 57 अपॉन 100 करोगे तो ये मिलेगा 0.57 डिग्री। ठीक है ना, 0.57 डिग्री। तो ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं उनको याद कर लेना चाहिए, वहां पर आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। नहीं तो आप यहाँ 22/7 डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 0.57 डिग्री इज द आंसर। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये आपको समझ में आया होगा। ये दो फॉर्मूले याद रखो। फ्रिंज विड्थ ये होती है, और इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तो ये होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। पर ये आंसर आएगा रेडियन में, रेडियन में आएगा, और फिर उसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगली प्रॉब्लम करेंगे, यह है सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 टाइम्स 10⁻⁻10 मीटर illuminates a single slit of width 0.6 times 10⁻⁻4 meter. The maximum possible number of diffraction minima produced on the both sides of central maximum is. तो डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, यह है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यह है स्लिट की विड्थ। हमको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड्स कितने मिनिमाज, मतलब मिनिमाज का नंबर, वो हमको फाइंड करना है, कितने मिनिमाज फॉर्म होंगे। तो ऐसे आप याद ला सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की,
वो यहां होती है मिनिमा के लिए, यानी डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये कंडीशन पहले दिमाग में लाएं, फिर साइन थीटा को इसमें से अब्स्ट्रैक्ट कर लें और फिर इन इक्वालिटी से इसको सॉल्व करेंगे। एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब आप जानते हैं साइन थीटा ये कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 ये होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1। ये उसको करने का तरीका है, इसमें से एन को हटाना है हमें। तो क्या करेंगे, डी अपॉन लैम्डा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस आरएचएस में डी अपॉन लैम्डा। तो ये एन ये अलग हो जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, स्मॉल डी अपॉन लैम्डा। ऐसा बन गया। अब वैल्यूज डाल दो यहां पर। ये किसी एक तरफ बात हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमम के किसी एक तरफ कितने मिनिमाज बनेंगे उसकी बात हो रही है। बस अब स्मॉल डी कितना है, तो यह है स्लिट विड्थ, यानी 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किसमें है, मीटर में, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, लैम्डा। लैम्डा कितना है, ये है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो चेक कर लेना दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। ये 10 ऊपर जाएगा, या ये 3 जीरोज इसको पहले दे दें, तो ये क्या बनेगा, 10⁻⁻7। और -7 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻3, 10⁻3 ऐसा होगा। अब यहाँ है 0.6 और नीचे है 6, यानी ऊपर बचेगा 0.1, यानी n कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0.1 का इसे मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया। मतलब कितनी बनेंगी, कितने मिनिमाज बनेंगे, सेंट्रल जो मैक्सिमम होगा उसके ऊपर 100, यानी दोनों को ऊपर नीचे यदि काउंट कर लें तो हमको आंसर लिखना था 200। 100 ऊपर 100 नीचे, यानी टोटल मिनिमाज फॉर्म होंगे 200। ये हमारा आंसर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 200। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिकल पाथ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली। इसका क्या मतलब है, वैक्यूम में दोनों वेव्स की वेवलेंथ है लैम्डा और इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। आगे बोल रहे हैं देन द फर्स्ट वेव ट्रेवल्स अ पाथ L1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। पहली वेव N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में पाथ लेंथ L1 ट्रेवल करती है, while the second wave travels a path of length L2 through a medium of refractive index N2। दूसरी वेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वाले मीडियम में पाथ लेंथ L2 ट्रेवल करती है। आफ्टर दिस द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज। हमको बताना है फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों वेव्स के बीच। इनिशियल फेज डिफरेंस तो 0 है, फाइनली कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। तो हमको याद आना चाहिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। यदि वो एयर में मूव कर रही होती तब उनके बीच, या वैक्यूम में मूव कर रही होती तब कितना पाथ डिफरेंस होता। और ये लैम्डा वेवलेंथ है वैक्यूम में दोनों वेव्स का। तो पहले वेव 1 की बात कर लेते हैं। वेव 1 के बारे में क्या बोला है कि वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में L1 पाथ ट्रेवल करती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्टिकल पाथ कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्टली उसका फॉर्मूला याद होगा आपको तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमको ऐसे करना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या होगी उस वेव की उस मीडियम में, कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है। तो V इज इक्वल टू C/μ। C/μ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 बोला हुआ है। तो ये होगी उसकी स्पीड, और इस स्पीड से उसे कितना चलना है L1, तो टाइम कितना लगेगा वो निकालें। टाइम होगा जो उसने पाथ कवर किया, जो लेंथ उसने ट्रेवल की, अपॉन V1। और V1 कितना है, C/N1। तो ये कितना हो गया, N1 L1 अपॉन C, ऐसा आ गया।
ये आ गया टाइम, और टाइम आने के बाद अब हमको चाहिए ऑप्टिकल पाथ, जिसको मैं लिख रहा हूं P1। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है जितने समय में उसने N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में L1 डिस्टेंस कवर की, उतने समय में यदि उसे वैक्यूम में चलने का मौका मिलता तो वो कितना चलती। यानी हमको स्पीड लेना है वैक्यूम की और टाइम लेना है ये वाला N1 L1 अपॉन C। फाइनली क्या आ गया, N1 L1। ये आ गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, और ये पाथ लेंथ जो उस मीडियम में कवर हुई थी। मीडियम में होगी L1 और वैक्यूम में यदि चलना पड़ा तो चलेगी N1 टाइम्स L1। इसी तरह से आप काम करेंगे वेव 2 के लिए। वेव 2 के लिए ये हम बेसिक पर गए हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से हमने इसको सॉल्व किया है। अदरवाइज ये रटा भी हो सकता है किसी को, डायरेक्ट याद आ जाएगा N1 L1। वेव 2 के लिए ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू L2। इस तरह से पाथ डिफरेंस कितना होगा, N1 L1 माइनस N2 L2। उसको यहां यूज कर लेना है, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली वो होगा N1 L1 माइनस N2 L2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3। बाकी सब जगह आप देख रहे हैं कि कुछ अलग आया हुआ है, कुछ अलग आया हुआ है। इसमें भी आप देख रहे हैं N2 L1 है ना, मतलब इस जैसा नहीं है, एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसलिए ये करेक्ट होगा। होने को तो N2 L2 माइनस N1 L1 भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ N1 N2 L1 L2। पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैच हो रहा है, मतलब यदि कहीं आपने गलती से यहाँ N2 L2 माइनस N1 L1 लिख दिया तो भी ऑप्शन यही होगा, यही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे पोलराइजेशन से। मेलस लॉ उसमें आपने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहे हैं, बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, मतलब यहां पर भले ही आगे जाकर अभी उसने पोलराइजर बोला है, पर उसको समझना है कि वो एनालाइजर है, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया and uniform intensity of 3.3 watt per meter square falls normally on a polarizer cross sectional area 3 into 10 to the power minus 4 meter square, which rotates about its axis with an angular speed of 31.4 radian per second. The energy of light passing through the polarizer per revolution is close to। मेरे ख्याल से यहाँ पर यदि वो एनालाइजर बोल देते तो बहुत अच्छा होता, कोई बात नहीं, हम जानते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसकी एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगी, फॉर्मूला तो ये लगाना था। अब आई नॉट मतलब इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, तो यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, और फाइनली हमसे वो जूल मतलब एनर्जी पूछ रहे हैं, यानी आप इसको ई लिख लें तो भी बुराई नहीं है। अब आई नॉट निकालने के लिए क्या करें, यूनिट्स पर ध्यान दें तो काम आसान हो जाएगा। 3.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट एरिया पर 3.3 वॉट या 3.3 जूल पर सेकेंड एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब इसमें कर दो इसका मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया का 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, अब ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, यानी कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही है एनालाइजर पर, ठीक है। जूल पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितनी हो रही है, और उसको घुमाया है कितने से, स्पीड बताई हुई है हमको, एंगुलर स्पीड बताई है 31.4 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, वो टाइम निकाल लेते हैं हम, कैसे सोचेंगे कि 31.4 रेडियन घूमती है वो एक सेकेंड में, और घुमाया कितना है, तो यहां बोला है पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा ये निकालेंगे। तो 1 रेडियन के लिए कितना लगेगा, 1 अपॉन 31.4 सेकेंड, और इसलिए 2 पाई रेडियन यदि वो घूमी है, एनालाइजर घूमा है यदि, तो यहाँ आएगा 2 पाई अपॉन 31.4, और पाई होता है 3.14, ये 10 बार कैंसिल हो गया, 2/10 मतलब 1/5 सेकेंड।
तो इसको वॉट को क्या लिख लें, वॉट को लिख लें या सोच लें मन ही मन में, लिखना नहीं है तो सोच लें कि यह जूल पर सेकेंड, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो कट गया था, वॉट भी अब नहीं लिखता मैं, यहाँ क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, और यहाँ सेकेंड में वो टाइम रख देते हैं, कितना है वो 1/5 सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। फाइनली ये सब कुछ किस में दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है हमको जूल में, ठीक है। तो इसको ई कर दें तो बुरा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी की बात हुई है, इंटेंसिटी भी बहन ही है एनर्जी की। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ यूनिट से आपने देख लिया कि जो कुछ ये सब आया है वो किस में आया है, जूल में। अब इसकी एवरेज वैल्यू मैथ से आप जानते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से, कि ये होती है हाफ। बस इसको आपको सॉल्व कर देना था तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3.3, ठीक है, इंटू 3, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10, तो ये 9.9 आएगा। डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.99 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर 1 करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, आंसर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज तो होते हैं, पर उस समय भी हमको सोचना तो पड़ता है, उठापटक करना पड़ती है, कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है। ट्रिक मतलब कोई याद की हुई रटी हुई ट्रिक नहीं, बल्कि उसी समय थोड़ा बहुत लॉजिक, थोड़ी बहुत ट्रिक लगाकर आंसर तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटरफेरेंस पर बेस्ड। तो आप जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्या मालूम है आपको? रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो आप जानते हैं, I इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है तो इसको IR लिख सकते हैं, वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 5, ठीक है। ये होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और यदि इक्वली इंटेंस हैं दोनों बीम्स, इंटरफेयरिंग बीम्स, तो यहां दोनों की जगह आप आई पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर 5/2। और फाई क्या होगा? दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस। ये डायरेक्टली हमको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला है यहाँ इन फिगर, पी एंड क्यू आर टू इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेस। फिगर में आप देख रहे हैं यह है P और यह है Q, ये दो इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेस हैं। कोहेरेंट का मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो है और या फिर कांस्टेंट है, मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो P और Q दो इक्वली इंटेंस, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेस हैं, इमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 20 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है 20 मीटर के बराबर। द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज 5 मीटर, ये है 5 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ Q बाय 90, P का फेज 90 डिग्री से ज्यादा है, π/2 लिख देते हैं उसे, मतलब जो इनिशियल जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है और P आगे है। फिर A, B and C are three distinct points of observation, each equidistant from the midpoint of PQ, PQ के मिड पॉइंट से ये इन तीन पॉइंट्स की बात हुई है, यह है A, यह है B और यह है C, और तीनों PQ के मिड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं। तो पूछा क्या है, द इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन एट A, B एंड C विल बी इन द रेशो, मतलब हमको IA, IB, IC निकालना है और उनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो हमको ये लगाना है, सबसे आसान है यहां पर इंटेंसिटी निकालना। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं इंटेंसिटी B पर, तो उसके लिए हमें चाहिए फेज डिफरेंस कितना है। तो देखो P और Q दोनों से चलने वाली वेव्स जब B पर पहुंचेंगी तो पाथ डिफरेंस तो जीरो होगा ज्योमेट्रिकली, जो इनिशियल फेज डिफरेंस था वही रहेगा, यानी फेज डिफरेंस नेट हो जाएगा π/2, मतलब 90, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 45 बनेगा, कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट B इज हाउ मच, I/2। यदि दोनों की इंटेंसिटी थी I, हमको तो रेशो चाहिए, वो I फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब
अब कहाँ की बात कर लेते हैं, अब यहाँ की बात करें ए की। ए पर फेज डिफरेंस कितना होगा जब ये दो वेव्स रीच करेंगी? ए पर कितना होगा? तो देखो 90 तो है ही, 90 तो इनिशियल है, और फिर पाथ डिफरेंस ये है, ठीक है, तो 90 ले लेंगे, 90, ये तो 90 है ही। और जब ये दो वेव्स अब ट्रेवल करके ए पर पहुंचेंगी तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है? 5, और वो कम हो जाएगा, इसमें 90 में कम होगा, क्योंकि पाथ जैसे जैसे ट्रेवल होता है वैसे वैसे फेज तो बढ़ता जाता है, मतलब डिफरेंस भी घटता चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ जा रही हैं ये वेव्स, इसलिए पी से चलने वाली पी ए चलती है, क्यू से चलने वाली क्यू ए, डिफरेंस उनके बीच होता है 5 मीटर, और ये आगे है, तो इसका जो कुछ फेज है उसको क्यू, जब क्यू से वेव चलेगी तो कम करती जाएगी, इसलिए हम घटा रहे हैं, है ना। इस पर आप सोचकर देखना। तो अब कितना है पाथ डिफरेंस? 5, और पाथ डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है? 20 इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, दो बार कैंसिल होकर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, कॉस 0 1 होता है, यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा आई के बराबर, यानी इंटेंसिटी एट ए इज हाउ मच? आई। यहां से कहानी शुरू होगी, क्योंकि हमको चाहिए रेशो ये वाला, आई ए, आई बी और आई सी का रेशो, ये हमें चाहिए। तो आई ए कितना आ गया है? आई बी कितना आ गया है? आई बी वो आ गया है आई बाय 2। अब आई सी की बात कर लेते हैं, आई सी की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ ये जोड़ा है ना हमने, वैसा घटाना पड़ेगा अब हमको। आई सी वो हो जाएगा पाई बाय 2, जोड़ना पड़ेगा कितना? 5 मीटर के बराबर, मतलब पाई बाय 2, यानी वो नेट हो जाएगा पाई, और आई सी बराबर हो जाएगा कितना? वो यहाँ डालेंगे 180, तो ये cos 90 बन के ये सब 0 हो जाएगा। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने में भी हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, एक दो बार आप करना, इसको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा होगा, इंटेंसिटी रेशो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 आई और 0, तो 2:1:0, 210 ये आंसर होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है, 2:1:0।